दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में 26 जनवरी हिंसा मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। अपनी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह हिंसा एक सोची समझी साजिश थी ताकि प्रदर्शनकारी लाल किले पर कब्जा करके एक नया प्रदर्शन स्थल बनाना चाहते थे ताकि देश विदेश में सरकार की अस्मिता को ठेस पहुंचाई जा सके और उस पर दबाव बनाया जा सके। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर खुलासा किया है कि प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ लाल किले पर निशान साहिब और किसान संगठन का झंडा लगाना नहीं था, बल्कि वो लाल किले पर कब्जा करके नई प्रोटेस्ट साइट बनाना चाहते थे। 26 जनवरी हिंसा मामले की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि यह हिंसा एक सोची समझी साजिश थी और इसीलिए बड़ी संख्या में किसानों को भीड़ में शामिल कर लाल किले में दाखिल करवाया गया। 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व को सोच समझकर किसान मार्च के लिए चुना गया था। चार्जशीट के मुताबिक 26 जनवरी पर लाल किला हिंसा की साजिश पिछले साल नवंबर-दिसंबर में रची जा चुकी थी। इस मार्च के लिए पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर भी खरीदे गए थे। प्लेटफॉर्म के नए नियमों को लेकर विवाद जारी है। बुधवार को जहां व्हाट्सएप हाईकोर्ट पहुंच गया था और नए नियमों को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया था, वही अब आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने व्हाट्सएप को जवाब दिया है। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार भी निजता के अधिकार का पूरी तरह से सम्मान करती है। ऐसे में व्हाट्सएप के यूजर्स को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए नियमों का मकसद उन लोगों की पहचान करना है जो फेक मैसेज फैलाते हैं। केंद्र सरकार की नई डिजिटल गाइडलाइन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार आमने सामने है, जहां बुधवार को नई डिजिटल गाइडलाइन के खिलाफ व्हाट्सएप में दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर कराया और गाइडलाइन को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया। वहीं अब आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्हाट्सएप को जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार निजता के अधिकार का पूरी तरह से सम्मान करती है और नए नियमों से व्हाट्सएप के यूजर्स को परेशानी ना हो, इसकी जरूरत भी नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नए नियम का मकसद उस शख्स की पहचान करना है जो भड़काऊ और हिंसक संदेश को प्रसारित करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल और फेसबुक गाइडलाइन मानने के लिए तैयार हो गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ के घोटाले का भगोड़ा आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत वापस लाए जाने की चर्चा तेज है। दरअसल 2018 से फरार चल रहा मेहुल चोकसी एंटीगुआ में रह रहा था, लेकिन हालिया दिनों में क्यूबा भागने की कोशिश के दौरान उसे कैरिबियाई देश डोमिनिका से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि अभी खबर आई थी कि मेहुल चोकसी एंटीगुआ से लापता हो गया है, जिसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी। वहीं उसके पकड़े जाने के बाद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि मेहुल चोकसी को सीधे भारत सौंप देना चाहिए। वहीं उनके इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि मेहुल चोकसी को जल्द ही भारत वापस लाया जा सकता है। एंटीगुआ से भागकर क्यूबा जा रहे पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका में पकड़ लिया गया। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने कहा है कि उनका देश भगोड़े कारोबारी को स्वीकार नहीं करेगा, उसे सीधे भारत भेजा जाएगा। 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव चोकसी जनवरी 2018 में विदेश भाग गया था। बाद में पता चला कि वो 2017 में ही एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता ले चुका था। पीएनबी घोटाले की जांच कर रही है। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हुई हैं। वो खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार कर चुका है। कोरोना महामारी के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आम जनता के साथ सरकार के लिए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ब्लैक फंगस लगातार पंजाब में उसके जो पेशेंट है वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में जो आंकड़ा है वो जो ब्लैक फंगस के मरीजों का है नोक पर पहुंच चुका है, जिसके चलते सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है कि जिस तरह से ये बीमारी महामारी लगातार बढ़ती जा रही है इसे कंट्रोल में लाया जाए। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ भी सामने आई है कि जिस तरह से पहले कोरोना महामारी के बीच जो है रेमडेसिविर नामक जो इंजेक्शन था वो महंगे दामों पर बेचा जा रहा था, उसकी शॉर्टेज पाई जा रही थी। अब ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको भी काफ़ी महंगे दामों में बेचा जा रहा है, जिसके चलते सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में इसकी कोई भी कमी नहीं है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये बहुत ही महंगे दामों पर बेचा जा रहा है।
पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए संकट से आम जनता के साथ ही सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पहले कोरोना महामारी के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी और अब ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी की कमी और ब्लैक मार्केटिंग से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लोगों की बीमारी से जूझना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ इंजेक्शन डबल दामों पर लगवाना पड़ रहा है। इस पर आज जनता टीवी की टीम ने मेडिसिन एसोसिएशन के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र दुग्गल से भी बातचीत की तो बताया कि सरकार ने इस पर लगाई रोक के चलते ये इंजेक्शन मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और कई केमिस्ट ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे हैं। इतिहास में जब भी कोविड की इस दूसरी लहर के चलते मौत की दास्तां लिखी जाएगी, इसमें प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों का जिक्र अवश्य होगा। आपदा में अवसर ढूंढते हुए कुछ लोग इंसानियत को शर्मसार करते हुए कालाबाजारी करते रहे। जहां एक तरफ कल प्रशासन ने बल्लभगढ़ के एक अस्पताल को लापरवाही बरतने के आरोप में अस्पताल का कोविड लाइसेंस कैंसिल किया है, तो वहीं अब इस मामले में प्रशासन पर ही अस्पताल को आंखों के इंजेक्शन नहीं उपलब्ध कराने का आरोप लगा है। अब देखने वाली बात यह है कि उक्त महिला द्वारा आंखों के इलाज के लिए इंजेक्शन की जो मांग की गई है प्रशासन से, प्रशासन द्वारा इस मामले में अब क्या कार्रवाई की जाएगी। बल्लभगढ़ में ब्लैक फंगस पीड़ित महिला को नहीं मिल पा रहा है एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन। पीड़िता के बेटे ने प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए। इस महिला को 13 मई को ब्लैक फंगस डायग्नोस हुआ था। हॉस्पिटल में एडमिट ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला को सरकार से 7 दिन में सिर्फ 4 इंजेक्शन ही मिले। वहीं डॉक्टर्स के अनुसार ब्लैक फंगस पीड़ित महिला को रोजाना 5 इंजेक्शन की जरूरत है। आपको बता दें कि महिला के शरीर में ब्लैक फंगस आंखों में होने की वजह से ऑपरेशन करके डॉक्टर्स को आंख बाहर निकालनी पड़ी है। अब डर है कि अगर जरूरत के मुताबिक इंजेक्शन नहीं मिला तो इन्फेक्शन दिमाग में फैल सकता है। अब महिला के बेटे ने इंजेक्शन के लिए सरकार से गुहार लगाई है। कोरोना वायरस के मामले लगातार भारत में कम होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक नई बीमारी यानी कि ब्लैक फंगस ने देश में पैर पसार लिया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक 1500 से ज़्यादा मामले ब्लैक फंगस के देश में सामने आ चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक राहत देने वाली खबर ज़रूर सामने आई है। दरअसल जेनेटिक लाइफ साइंसेज की तरफ से ब्लैक फंगस को काबू करने के लिए एक इंजेक्शन तैयार किया गया है और केंद्र सरकार ने इसकी कीमतों को 7,000 रुपये से घटाकर 1,200 रुपये तक कर दिया गया। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। अब देखना यह होगा कि क्या केवल कीमतों को कम करना इस इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोक देगा। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए संकट के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल ब्लैक फंगस ने इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी की कीमतों में कटौती की गई है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। आपको बता दें कि कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े में आज काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 2 लाख के नए मामले सामने आए हैं और साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ा लगभग 3,000 के पार हुआ है। और इसी बीच कोरोना के नए मामलों के मुताबिक ठीक होने वालों का रिकवरी रेट काफी बड़ा है और इसी बीच देश में ब्लैक फंगस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ थम गई है तो वहीं देश में आज 2,11,000 के करीब कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लगभग 3,000 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। ऐसे में नए मामलों के साथ ही मौत के आंकड़ों में कमी आई है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो आने वाले महीने में कोरोना की दूसरी लहर पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। कोरोना महामारी के इस दौर में आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर रही है। ऐसे में पर्यटन कारोबार को एक बड़ा नुकसान यहां पर देखा जा रहा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े टैक्सी ऑपरेटर आज बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि पिछले लंबे समय से टैक्सी हिमाचल प्रदेश में नहीं चल रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने अब कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है, जिसके बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि टैक्सियों के पहिए रुके हुए हैं। जिसके बाद अब टैक्सी चालक टैक्सियां न चलाकर टैक्सियों में फल और सब्जी बेचने का कारोबार कर रहे हैं। यही नहीं, राज्य सरकार से टैक्सी ऑपरेटर्स अब गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप टैक्स में छूट दें या राहत की कोई बात जो है वो राज्य सरकार यहाँ पर करे।
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हिमाचल सरकार ने कई बंदिशें लगाई हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके बाद से टैक्सी संचालकों को अपने पालन पोषण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में टैक्सी संचालकों ने अब सब्जी बेचने का व्यवसाय भी शुरू कर दिया है। वहीं जय मां दुर्गा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर ठाकुर ने कहा है कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से टैक्सी ऑपरेटरों की आर्थिकी पर बहुत बुरा असर पड़ा है और यही कारण है कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए सब्जी बेचने का काम करना पड़ रहा है। हरियाणा में अभी 9वीं से 12वीं तक के नहीं खोले जाएंगे स्कूल। हालांकि इसको लेकर कुछ चर्चाएं चल रही थी कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के जो स्कूल हैं जून के अंदर खोल दिए जाएंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस पर विराम लगाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई विचार नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कोरोना के केस थे वो कम जरूर हुए हैं, लेकिन स्थिति अभी पूरे तरीके से नियंत्रण में नहीं आई और जब तक हालात पूरे तरीके से काबू में नहीं आते तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। यमुनानगर में अपने जन्मदिवस पर कुंडी तालाब एरिया में पौधारोपण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 1 जून से शुरू होने वाली हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी स्कूल खोलने के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना पहले से कम हुआ है, अभी और कम हो जाए, पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए, उसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की मार से लोग परेशान हैं। फर्स्ट वेव में तो लोगों को परेशानियां आई ही, वहीं सेकंड वेव में भी अब व्यवसायियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच आज आप सभी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि प्रदेश में 31 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस बात के संकेत सीएम जयराम ठाकुर ने खुद दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू लागू है और लोगों को नुकसान हो रहा है और लोग परेशान हैं, 31 मई के बाद अगर इसी तरह से कोरोना के मामले कम होते रहे तो जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो सरकार की तरफ से धीरे धीरे शुरू की जा सकती है। कोविड-19 में लॉकडाउन के चलते समय पर सरकारी स्कूलों में नई किताबें नहीं पहुंच पाईं, जिसके कारण शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर पर छात्रों को पुरानी पुस्तकें उपलब्ध कराने के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर इस बार सरकारी स्कूल शिक्षकों द्वारा छात्रों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा देने का जो प्रयास किया गया है वह सराहनीय है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि ज़्यादातर गरीब मजदूर परिवार वालों के छात्र जिनके पास घर पर डिजिटल मोबाइल न होने के चलते लंबे समय तक सरकार इन छात्रों को शिक्षा किस प्रकार से मुहैया करवा पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। कोरोना अभिभावकों के साथ साथ बच्चों की भी पूरी परीक्षा ले रहा है। सरकार ने भले ही प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया हो, लेकिन अब लॉकडाउन उनका दर्द बढ़ा रहा है। हर साल मई महीने तक बच्चों को नई कक्षाओं की पुस्तकें मिल जाती थी, लेकिन इस बार विद्यार्थियों की नई पुस्तकें लॉकडाउन के फेर में अटकी हुई हैं। सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को शिक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं। इस बार समय से विभाग की ओर से स्कूलों से डिमांड मांगी गई थी। विभाग ने पाठ्य पुस्तकें प्रिंट भी करा दी, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये भी लॉक हो गई, स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई। अब पुरानी पुस्तकें, जिसे आदान प्रदान का नाम दिया गया है, इन पुस्तकों से विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। पारस्परिक आदान प्रदान को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ को पत्र भी जारी किया। दिनों बारिश से ठंडा हुआ मौसम दिल्ली वासियों को लगातार जलाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार पारा चढ़ते जा रहा है। वहीं गुरुवार को दिल्ली में 40 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को हल्की गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं जून की शुरुआत में बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि यास तूफान के कारण देश की राजधानी दिल्ली में इस बार मानसून 27 जून की जगह 11 से 19 जुलाई के बीच पहुंच सकता है। ऐसे में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार से गर्मी में मामूली राहत मिलेगी और जून की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हो सकती है। के चलते बच्चों को इस बार नई किताबें नहीं मिल पाई हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चे अब एक दूसरे बच्चों की किताबें आदान प्रदान कर कर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। वहीं जिले में अब तक करीब 10,000 बच्चे इस प्रक्रिया से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बच्चों को नई किताबें
दे दी जाएंगी। लॉकडाउन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट शिक्षा विभाग पर पड़ा है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस बार किताबें नहीं मिलने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिसके चलते बच्चों के सेमेस्टर पूरे नहीं हो पा रहे। बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक दूसरे की किताबें लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहली से 8वीं तक की स्कूली छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की तरफ से पाठ्य पुस्तकें फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब तक फतेहाबाद में बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंच पाई, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग के पास किताबें पूरी हैं, लेकिन पुस्तकों का वितरण नहीं हो पाने के चलते बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंच पा रही हैं और इसीलिए स्कूली छात्र एक दूसरे को किताबें आदान प्रदान कर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। महामारी के चलते पहली से 8वीं कक्षा तक की किताबें नहीं पहुंची हैं, जिस वजह से विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है और शिक्षा विभाग ने इसका एक तोड़ निकाला है और वो ये है कि आदान प्रदान की नीति के तहत विद्यार्थियों को पुस्तकें मुहैया करवाई जा रही हैं। जो सीनियर बच्चे थे, बड़ी कक्षाओं के बच्चे छोटी कक्षाओं को किताबें दे रहे हैं और उनसे कोरोना काल के दौरान पढ़ाई करवाई जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालांकि प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाया, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो कोरोना की चैन है वो टूटती नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में लोगों को ढील मिल रही है तो कहीं ना कहीं लापरवाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम की सब्जी मंडी में इसी तरह के हालात हैं कि जो लोग हैं ना तो मास्क ठीक से लगा पा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर पा रहे हैं। ऐसे में जब मई के महीने के शुरुआत में 5,000 से 4,000 के बीच मामले निकल कर आ रहे थे, तो वहीं कहीं ना कहीं मई के एंड में कोरोना की रफ्तार मंदी पड़ गई है। लेकिन इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं दोबारा से मामलों को हवा ना दे, इसलिए ऐसे लोगों पर जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सरकार की ओर से बाजारों को खोलने के नोटिस के बाद ऐसा लग रहा है कि लोगों ने मान लिया है कि कोरोना अब नहीं है। दरअसल प्रशासन ने सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया है। साथ ही ऑड इवन के साथ दुकानें खोलने का आदेश भी जारी किया। सरकार ने दुकानदारों को थोड़ी राहत तो दी, लेकिन अब लापरवाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मंडी में भी लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं और ठीक से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में डर है कि जो मामलों में गिरावट आई है, कहीं ये लापरवाही दोबारा से मामलों की रफ्तार को ना बढ़ा दे। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 24 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो डीजल की कीमत में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 68 पैसे पहुँच गई, तो डीजल की कीमत की बात करें तो 84 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत दिल्ली में पहुँच गई। मई के महीने में ही लगभग 14वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक तरफ जहां कोरोना लोगों को परेशान कर रहा है, तो दूसरी तरफ महंगाई की मार भी अब लोगों को रुलाती हुई नजर आ रही है। तो एक बार फिर से तेल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 68 पैसे, तो 1 लीटर डीजल की कीमत 84 रुपये 61 पैसे पहुंच गई है। मुंबई की बात करें तो पेट्रोल की कीमत यहां 100 रुपये प्रति लीटर तक जा पहुंची है। सोनीपत के सागर हत्याकांड मामले के बाद सुशील कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद जो है अलग अलग गैंग के नाम भी सामने आ रहे हैं। और जिस प्रकार से अखाड़ा जो है काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ पर जब यहाँ पर अखाड़े में पहलवान आता है तो सबसे पहले हनुमान यानी कि हनुमान की पूजा की जाती है, उसके चरणों में वंदन किया जाता है और प्रतिज्ञा जो है अखाड़े में दिलाई जाती है कि इंसानियत के नाते सामाजिकता के हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई गलत काम पहलवान नहीं करेगा। लेकिन जिस प्रकार से सुशील कुमार का नाम अब देश दुनिया में एक सुशील सागर हत्याकांड के बाद सामने आया है, वह काफ़ी अपमानित करने वाला है और न केवल कुश्ती जगत को काफ़ी आघात पहुंचा है, बल्कि तमाम उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी इस प्रकार की हीन भावना जो है वो उत्पन्न हुई है। हरियाणा में प्राचीन अखाड़े आज भी मौजूद हैं, जहां पहलवान तैयार होते हैं, वो मेडल जीतने में भी कामयाब होते हैं।
उनके गुरुओं की ओर से दी गई शिक्षा के माध्यम से वो देश में अच्छे पहलवान बनते हैं। हरियाणा के सोनीपत में पिछले 2 दशक से चल रहे अखाड़े के संचालक धर्मवीर दहिया यहां ग्रामीण क्षेत्रों से कच्ची मिट्टी के अखाड़े में पहलवानी के दांवपेच सिखा रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।